Good morning, students. In previous classes, we studied about the measurement of national income by three approaches, which is production method, या value added method, or income method, or expenditure method. According to the value added method, this is GNP, gross national product, which means the value of final goods or services. So we have to use price into quantity. The formula is price into quantity. जब आप जितना भी आपने मैन्युफैक्चर किया उसकी वैल्यू को काउंट करते हैं. ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज विल बी एडेड हियर. यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. ठीक है, ये हमारा इसमें फॉर्मूला है. दूसरा जो हमारा है दैट इज GNI, जिसे हम इनकम मेथड भी कहते हैं. इसका मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल इनकम. इस मेथड के अकॉर्डिंग whatever you produce during an accounting year, it is just distributed among the factors of production as the cost of factor production. जैसे हम जानते हैं कि factor of production कितने होते हैं? How many factors of production are here? Five factors of production. That is labor. Labor को आप क्या देते हैं? Wages. और लैंड को क्या पे करते हैं आप? Rent. देन कैपिटल को क्या देते हैं? इंटरेस्ट. प्लस आपकी टेक्नोलॉजी है या मैनेजमेंट है जिसे हम कहते हैं, और प्लस आपका ऑनर या एंटरप्रेन्योर. ठीक है, अब प्लस हम क्या कर देंगे? मैनेजमेंट की होती है सैलरी और ऑनर भी, तो मिक्स्ड इनकम या फिर इसको मिक्स प्रॉफिट भी कह सकते हैं. ये हो गई आपकी मिक्स्ड इनकम प्लस आपका प्रॉफिट. ठीक है, ये किससे हो गया? इनकम मेथड से. और जो थर्ड मेथड हमने पढ़ा था GNE, दैट इज ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर. That is gross national expenditure. And what is gross national expenditure? कि whatever you just the factors of production earn, they just spend the whole income. जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है, जिन्होंने इनकम जनरेट की है, इनकम कमाई है, वो क्या करेंगे? अब खर्च करेंगे. तो इनकम किसके बराबर हो गई? एक्सपेंडिचर्स के बराबर हो गई. अब किस किस पे खर्च करेंगे? वही चीज आ गई कि आप खर्च करेंगे कंजप्शन पे. कंजप्शन पे कौन कौन करेगा? कंज्यूमर भी करेगा और गवर्नमेंट भी करेगी. प्लस इन्वेस्टमेंट पे भी करोगे. इन्वेस्टमेंट प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है. प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. अब गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? कि जैसे गवर्नमेंट के प्लान एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, नॉन प्लान भी होते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है ना, डैम्स बनवाती है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का करवाते हैं, तो ये कैसे हो गए? उनकी प्रोडक्टिव एसेट्स हो गए. तो C प्लस I प्लस G, ये क्या हो गए? आपके खर्चे. इसके अलावा क्या हो गया? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही मेथड से, चाहे वो GNP हो, चाहे वो GNI हो और चाहे वो GNE हो, तीनों ही मेथड्स से जो क्वांटिटी विच वी कलेक्टेड एज अ नेशनल इनकम, इट इज इक्वल्स टू ईच अदर. यानी इनसे जो भी नेशनल इनकम निकलेगी वो कैसी होगी? सब इक्वल होगी. ये बात क्लियर हो गई थी? ये बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफिकल्टीज. Yani when we measure the national income by these three methods, we facing some difficulties.
ठीक है, अब वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं? डिफिकल्टीज व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, विच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू हैव टू फेस? मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन फेसेस द मोस्ट प्रॉब्लम। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, इंडिया इज ऑल्सो अ डेवलपिंग नेशन, कि यहाँ सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज इलिटरेसी। ठीक है, सबसे बड़ी जो कॉजेज है हमारे यहाँ नेशनल इनकम की, जो एक्यूरेसी क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पे लोग, यहाँ जैसे अगर हम मेल में देखें तो 75% मेल वर लिटरेट, अगर फीमेल में देखें तो वो 65 तक का ही रेशियो पाया जाता है। तो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट के कम होने के कारण कि जो सर्वे होते हैं उसमें सही जानकारी हमें कलेक्ट नहीं होती, क्योंकि लोग जनगणना के समय सही जानकारी प्रॉपर देते नहीं है, किसी कारण से भी वो जानकारी को छुपा लेते। तो इलिटरेसी जो है इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो सेकंड थिंग है दैट इज बार्टर सिस्टम। अब व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इट इज ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी। ठीक है, बार्टर सिस्टम को क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। व्हाट इज सीसी इकोनॉमी? इट इज commodity to commodity exchange. It is the exchange system where goods are exchanged with goods. जहां चीज देकर चीज ही ली जाती है, that is CC economy, commodity to commodity exchange. So the India, the developing nations, here recent time also the barter system is going on. आजकल क्या चल रहा है? मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है। हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, बदले में क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। लेकिन आज भी जो हमारे रूरल एरियाज है वहां पर आज भी सम एरियाज में क्या होता है? बार्टर सिस्टम चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वीट प्रोड्यूसर फार्मर है, ठीक है, उसने अपने नेबरिंग फार्मर से कुछ ले लिया तो बदले में उसने अपने पास से वीट दे दिया। एक्सचेंज कैसा हुआ? गुड्स से गुड्स के रूप में हुआ। तो ऐसी चीजें नेशनल इनकम में काउंट होने से पहले छूट जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? Yes. है ना? इसमें कोई दिक्कत थोड़ी कि कुछ ऐसा पूछना चाहे, क्योंकि बार्टर सिस्टम और एक मैंने आपसे कहा मॉनेटरी सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस है। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं समझाई क्योंकि हम मॉनेटरी एक्सचेंज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है? यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है? No. चलिए, अब जो थर्ड हमारा चीज है दैट इज स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। कि हमारे यहाँ आपने स्पेशलाइजेशन वर्ड यूज किया। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलाइजेशन? ठीक है, जैसे आप कहते हैं डॉक्टर्स होते हैं, सम डॉक्टर्स आर फिजिशियंस, जनरल फिजिशियंस, और आप कहते हैं दैट इज कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, ENT स्पेशलिस्ट। क्यों बोलते हैं ऐसा? व्हाई यू यूज द वर्ड स्पेशलिस्ट हियर? आप बोलते हैं ना ऐसा कि ये आई स्पेशलिस्ट है, ये बच्चों का डॉक्टर है, ऐसा क्यों बोलते हैं? मैम उसके पास उस चीज की ज्यादा जानकारी रहती है। बिल्कुल, ही गेट द डीप नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट। वो कॉमन सब्जेक्ट पे नहीं काम कर रहा, वो किस पे कर रहा है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, दैट इज स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ 10th तक कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। आफ्टरवर्ड्स आपको चूजिंग करना पड़ता है कि कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, उसमें भी ऑप्ट करना पड़ता है, ये सब्जेक्ट लेंगे, वो लेंगे, कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है ना? अब क्या होता है कि वहां आपको पढ़ाने वाले टीचर्स क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें मास्टर्स डिग्री लेनी है जो सब्जेक्ट वो वहां पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक इस तरह से हम बात करें स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, कि जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहां स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं, यानी एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर काम को ही करता है। क्योंकि स्पेशलाइज्ड है तो उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर कहीं कहीं है। तो एक
व्यक्ति को, क्योंकि सैलरीज इतनी ज्यादा नहीं है, तो एक व्यक्ति को बहुत सारे एरियाज में काम करना पड़ता, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर के कारण नहीं होने के कारण जो नेशनल इनकम काउंट होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। एंड द लास्ट थिंग इज मिक्स्ड इनकम। अभी हमने जिसकी बात की थी मिक्स्ड इनकम, अभी हम कह रहे हैं कि देयर इज द लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, कि लेबर का स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है, नहीं है तो इनकम कम है, सो ही अर्निंग देयर इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, इसलिए वो अपनी इनकम से कहां से कर रहा है, अलग अलग सोर्सेस से जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो वहां क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से अपने बारे में नहीं दे पाता। तो दीज आर द मेजर डिफिकल्टीज व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। यहां तक कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे कई बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, रिलेशन बिटवीन नेशनल इनकम एंड वेलफेयर, कि वेलफेयर और नेशनल इनकम में क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी हमने देखा कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज व्हिच इज कैलकुलेटेड इन प्रोडक्शन मेथड। So when the production increases, definitely the national income also increases. जब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो डेफिनेट नेशनल इनकम also increases. जब नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, the consumption level also increases. लोगों का कंजप्शन लेवल भी बढ़ रहा है। If the consumption level increases, their living standard also increases. उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आपने सुना भी होगा अपने फादर से, अपने दादाजी से, कि हम तो 2 जोड़ी कपड़ों में काम निकाल लेते थे, ठीक है। या हमने भी रिसेंटली देखा कि पहले घरों में क्या होता था, 4 व्हीलर बहुत मुश्किल से होते थे। आज हम क्या देखते हैं, हर घर की अपनी एक पर्सनल कार हर फैमिली के पास मिल जाती है। पहले वो क्या था, लग्जरी थी, आज वो क्या हमारी जिंदगी का असेंशियल पार्ट हो गया है, ठीक है। तो हमारा ये स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड का फर्क है। पहले लोगों की सैलरीज कम थी, सो दे also spent less money on consumption, तो कंजप्शन पे भी खर्च करते थे, और सैलरी पैकेजेस अच्छे हैं, सो दे आर प्रोवाइडेड द हाई लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, और वैसे ही देश का लिविंग स्टैंडर्ड कंजप्शन बढ़ने के कारण बढ़ने लगता है। इसका मतलब कि जब जब नेशनल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वेलफेयर भी बढ़ेगा, यानी दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, कैसा रिलेशन हो गया दोनों में, Positive. पॉजिटिव। कि जब नेशनल इनकम बढ़ी तो वेलफेयर भी बढ़ा। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें जो इन चीजों को इफेक्ट करती हैं। जैसे सबसे पहला कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको पता है द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम की कंपोजिशन किससे हुई, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अब देखिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर्स, जो गुड्स होती हैं उन 3 तरह का नेचर है। एक होता है नेसेसिटीज, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। द सेकेंड थिंग इज कंफर्टेबल, जो लाइफ को इजी करते हैं। द नेक्स्ट इज लग्जीरियस, जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की गुड्स को हम देखते हैं, ठीक। इसी तरह से हम अगर एग्रीकल्चर पर जाएं तो क्रॉप्स भी इस तरह से होती है, कॉमर्शियल क्रॉप है, फूड ग्रेन्स है, ठीक है। अब मान लीजिए एक देश, आपको पता है कि कॉमर्शियल क्रॉप्स ज्यादा को कैश क्रॉप्स भी कहते हैं, है ना, क्योंकि उनसे अच्छी कमाई होती है, जबकि वीट जो फूड ग्रेन्स है उनसे कमाई क्या होती है, कम। तो अगर मान लीजिए देश के सारे फार्मर्स, सबको अच्छा पैसा चाहिए, सारे फार्मर्स कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगाने लग जाएं तो क्या होगा, फूड ग्रेन्स क्रॉप्स कम हो जाएगी। definitely the production of food grain crops will be reduces, that's why their prices will इंक्रीजेस। increases, ठीक है। और जबकि वो क्या है, नेसेसिटी है ना, कॉमर्शियल क्रॉप्स के बिना रह सकते हैं लेकिन फूड ग्रेन्स के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो देश में जब नेशनल इनकम और वेलफेयर की हम बात करते हैं तो कंपोजिशन होना चाहिए, यानी उस नेशनल इनकम को बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी लग्जरियस गुड्स बनेगी, कितनी नेसेसिटीज बनेगी, कितनी कंफर्टेबल बनेगी। ऐसे ही जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि कॉमर्शियल क्रॉप्स का रेशियो क्या रहता है और फूड ग्रेन्स का रेशियो
क्या होता है, नहीं तो नेशनल इनकम बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, ये बात समझ गए। यस मैम। Yes. सेकेंड थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि आपने नेशनल इनकम अर्न तो कर ली, लेकिन आपने उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपकी नेशनल इनकम 100 रुपीज है, ठीक है, उसमें आपने 75 रुपीज तो केवल 4 लोगों में बांट दिए। ठीक है, कितना बांट दिया आपने, 75 तो 4 लोगों में बांट दिया, कितना बच गया 25। ठीक है, और रिमेनिंग 25 आपने मान लेते हैं 16 लोगों में बांट दिया। ठीक है, 4 लोगों में तो आपने अपनी इनकम का 75 रुपीज बांट दिया और बाकी बचे हुए 16 लोगों में कम बांटा। दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, हर किसी को सही शेयर नहीं मिला, यानी जो हाई क्लास कमर्शियल लॉबी है उनको तो फायदे हो गए, लेकिन चाहे जो मिडिल क्लास है वो क्या हो गए, और गरीब हो गए। तो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होना जरूरी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो डेफिनेट नेशनल इनकम के बढ़ने के साथ साथ वेलफेयर बढ़ेगा। लेकिन अगर अनइक्वल है तो नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण वेलफेयर इज नॉट जस्ट टेकिंग द पार्ट एज इक्वल टू द नेशनल इनकम। ये बात समझ में आ गई। Yes. ठीक है, जो थर्ड अपना पॉइंट है दैट इज एक्सटर्नैलिटीज। What is externalities? That is effect. That is good or bad impacts. ठीक है, जैसे आपने कई बार कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के स्लोगन्स हमें याद रह जाते हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ, जैसे हमने रिसर्च की है, बहुत सारे एरियाज में रिसर्च हुई है, तो ऐसा पता चला है कि वर्ल्ड लेवल पे इंडियंस आर द मोस्ट, जिसे हम बोलते हैं जीनियस पर्सन्स। मोस्ट ऑफ द जितने भी लार्जेस्ट एमएनसीएसएम के सीईओ हमेशा इंडियन मिलेंगे आपको, ऐसा है Yes. यस मैम। है ना। Yes. ठीक है, इसका मतलब ब्रेन तो है पर पैसा नहीं हमारे यहाँ, तभी तो ब्रेन ट्रेन है कि लोग हैं क्वालिफाइड। अभी भी आपने सुना था कि साउथ में एक, अभी मैं नाम भूल गई उसका, एक साइंटिस्ट है, आई थिंक इट इज ओनली 15 years ओल्ड, कि अमेरिका ने 5 टाइम उसको अपने यहाँ बुलाया, लेकिन ही रिजेक्टेड द ऑफर। सुना होगा ना आपने भी नाम, रिसेंटली आया अभी उसका। चलो उसको भी छोड़ो, मिसाइल मैन को जानते हैं आप, यस मैम। Yes. कौन है, अब्दुल कलाम। APJ. एपीजे अब्दुल कलाम वाज देयर। ठीक है, आपको पता है अमेरिका से उन्हें भी ऑफर थे, और उनकी क्या बात थी कि मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, जो मुझे मिलेगा, और हमारे यहाँ इतने पैकेजेस नहीं होते जितना विदेशों में होते हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नलिटीज यानी इफेक्ट। तो यदि नेशनल इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपके देश में उसका अच्छा इफेक्ट आए। अब अच्छा इफेक्ट कैसे आए कि प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम बढ़ी, है ना। इनकम के बढ़ने से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट कैसे, देश की इनकम बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, पॉल्यूशन हो गया। बैड इफेक्ट आ गया, पॉल्यूशन हो गया, रिसोर्सेज का एक्सेस आपने यूज कर लिया। ठीक है, ये तो क्या हुआ, इकोनॉमिक इफेक्ट है। कभी कभी सोशल इफेक्ट भी आ जाते हैं, है ना। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे देखे होंगे, सेलिब्रिटीज बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि जिनके बच्चे भी बहुत काबिल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं कि माँ बाप ने बहुत मेहनत की, पैसा कमाए, वो उस पैसे को उड़ाते रहते हैं। होता है ऐसा। यस मैम। Yes. तो दिस इज द गुड और बैड इफेक्ट। इनकम बहुत हुई लेकिन जनरेशन खराब हो गई, बच्चे गलत प्रभाव में चले गए। इनकम कम थी लेकिन बच्चे बहुत अच्छे इफेक्ट में रहे, और उन्हें आकर आकर अपनी फैमिली को संभाल लिया। ठीक है, आपको ध्यान होगा तो ट्रम्प जब आना पहली बार बने थे, प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के ट्रम्प, तो उनका एक कोटेशन था कि अमेरिका वासियों पढ़ लो, नहीं तो सारे सीट्स कौन ले लेगा, इंडियंस ले लेंगे। ऐसी इनकी कोटेशन थी। क्यों था, क्योंकि अमेरिका में क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि आपको 1 साल में पूरा करना है, टेन्योर है, उस तरह से पढ़ाई करनी है। वहां ऐसा नहीं है। तो वहां के लोग टेक्निकली साउंड होंगे लेकिन मेंटली हमारे जितने साउंड नहीं
पाए जाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं गुड और बैड इफेक्ट की। यदि देश में नेशनल इनकम के बढ़ने के साथ उसके पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे सोशल है, चाहे वो पॉलिटिकल इफेक्ट है, कुछ भी हो, अगर वो अच्छे हैं तो देश में क्या होगा, वेलफेयर बढ़ेगा। लेकिन नेशनल इनकम के बढ़ने के साथ पॉल्यूशन की समस्या है, रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये नेशनल इनकम तो बढ़ी लेकिन नुकसान हो गया। ये बात समझ में आ गई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसका छोटा सा एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, ठीक है, वर्किंग कैपेसिटी से बाहर अपनी फैमिली को अच्छे से चलाने के लिए मान लीजिए उसने 18 घंटे काम किया। अब बॉडी तो वही है, उसने बहुत मेहनत की, उसकी इनकम तो बढ़ गई लेकिन उसकी हेल्थ खराब हो गई। क्या इसे आप अच्छा बोलेंगे, वेलफेयर बोलेंगे? No, ma'am. क्यों? क्योंकि अब उसको अपनी इनकम का 25% अपनी हेल्थ पे खर्च करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा क्या होता कि इनकम के बढ़ने के साथ उसके पॉजिटिव इफेक्ट आते, नेगेटिव नहीं आते। ये समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट है Yes, ma'am. पॉपुलेशन ग्रोथ। Population growth. What is population growth? How it is affected the welfare? इसका फर्क पड़ता है कैसे कि अगर देश में पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ नेशनल इनकम भी बढ़ती है तो डेफिनेटली द वेलफेयर आल्सो इंक्रीजेस, बट द पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर देन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। यदि पॉपुलेशन की ग्रोथ नेशनल इनकम से ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमने बहुत मेहनत की लेकिन नई जनसंख्या ने आकर उसे सब खत्म कर दिया। जैसे आपने कई बार सुना होगा, मोदी भी बोलते हैं, पुरानी सरकार भी बोलती थी, हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दिया। सुनते हो? Yes, ma'am. हर साल दिया है ना, बोलते हैं, हम भी सोचते हैं यार 50 लाख लोगों को रोजगार दिया, फिर भी लोग अनएम्प्लॉयड है। कारण क्या है कि आपने 50 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढी, और हमारे यहाँ पता है आपको, जो हमारे देश की इंक्रीमेंट रेट है, ग्रोथ रेट है, वो क्या है, 1.7 करोड़ पर ईयर। यानी हमारे देश के अंदर हर साल एक ऑस्ट्रेलिया हम पैदा करके रख देते हैं, होता है ना ये। तो आपने 50 लाख के लिए रोजगार किए लेकिन 1 करोड़ लोग पैदा हुए, तो ये इससे क्या हुआ, नेशनल इनकम तो बढ़ रही है लेकिन उसकी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि शेयर करने वाले लोग ज्यादा हो गए। आप समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जब जो हम देख रहे हैं, ये इफेक्ट बता रही हूँ कि कैसे नेशनल इनकम का और जो वेलफेयर का पॉजिटिव रिलेशन है उसको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम, ये भी इफेक्ट करता है नेशनल इनकम और वेलफेयर को। यदि किसी देश में फुली मॉनेटरी सिस्टम चलता है, जैसे आप विदेशों में जाइए, उन्हें बैंकिंग की बहुत हैबिट होती है, हर काम वो ऑनलाइन करते हैं, इस तरह से टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं। हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है, हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे एरिया में मॉनेटरी सिस्टम तो छोड़िए, टेक्निकली साउंड तो छोड़िए, बैंकिंग की हैबिट्स तो छोड़िए, आज भी बार्टर सिस्टम चलता है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके वेलफेयर को इफेक्टेड करता है। ठीक है ना, आजकल आप देख रहे हैं फिर भी लोग टेक्निकली साउंड हो रहे हैं, हर चीज अपने ई बैंकिंग सीख लिया, ई कॉमर्स सीख लिया। इससे क्या फायदा होता है, लोग टेक्निकली साउंड होने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपने देश के जो डेवलपमेंट है उसमें भी पूरा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्टेड द रिलेशन बिटवीन नेशनल इनकम एंड वेलफेयर। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब आपके लास्ट में चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं। एक है ग्रीन अकाउंटिंग, जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज ग्रीन अकाउंटिंग। अब नाउ व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग? अभी हमने बात की थी एक्सटर्नलिटीज, गुड और बैड इफेक्ट। हमने कहा कि यदि देश में नेशनल इनकम के बढ़ने के साथ पॉल्यूशन बढ़ जाए और आपने नेशनल इनकम को बढ़ाने के रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज किया, तो दैट इज बैड इफेक्ट। यहीं से ये ग्रीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आया। कैसे कि व्हेन वी कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम वी डिटेक्टेड द डिप्लेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट। कि जब आप ग्रीन अकाउंटिंग के थ्रू नेशनल इनकम को जस्टिफाई करते हैं कि क्या वास्तव में देश की नेशनल इनकम बढ़ी है, तो कैसे करते हैं कि जो नेशनल इनकम का डेवलपमेंट है उसमें से डिडक्शन कर देते हैं कि रिसोर्सेज का कितना नुकसान हुआ या देश के एनवायरनमेंट को आपने कितना नुकसान
पहुंचाना है। ठीक है, समझ गए ये? यस मैम। Yes, ma'am. दोबारा बताओ इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये 1 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग? क्लियर हो गया? बता दो फिर एक बार। दोबारा सुन लीजिए। ग्रीन अकाउंटिंग इज द रिसेंटली कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल रिसेंटली। इट इज डिपेंड्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है, उसको उस पर आधारित है। इसमें क्या बताया गया कि व्हेन वी मेजरिंग द एक्चुअल नेशनल इनकम, वी जस्ट डिडक्टेड द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी जब आप नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो मॉनेटरी में काउंट नहीं करते, बल्कि आप देखते हैं कि इस नेशनल इनकम को जनरेट करने में आपने कितने रिसोर्सेज का नुकसान कर दिया, या फिर उसके साइड इफेक्ट रूप में पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया। दिस इज ग्रीन अकाउंटिंग। क्लियर? Yes, ma'am. एक और अभी हमने कंसेप्ट बोला, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट आप 9-10 से पढ़ रहे हैं ना। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये तो कॉन्सेप्ट आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नहीं पता? क्या हुआ, नहीं पता बेटा? से यस और नो? नहीं पता। ओके। मैम ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट। नहीं बेटा, देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर वी जस्ट कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड जस्ट केयर अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है ना? जैसे आप एक एग्जांपल इस तरह से लीजिए, आपको ऐसे समझ में आएगा। हर किसी के घर में महीने का राशन आता है यस मैम। है ना? यस। अब क्या हम क्या करते हैं, उसको 15 दिन में खत्म कर देते हैं क्या? No, ma'am. है ना? हम बड़ा देख के चलते हैं कि पूरा महीना हमें उससे निकालना है। ये हमारी सैलरीज होती है। सैलरीज क्या होती है, महीने में एक बार ही मिलती है, तो हमें देखना पड़ता है, इस 10 तारीख को मिली, अगले 10 को मिलेगी। ये पूरा ये थोड़ी आज सारी सैलरी उड़ा के देखेंगे कल क्या करेंगे, ऐसा करते हैं? No, ma'am. ठीक ऐसा देश में भी होता है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयले की खाने कितनी है, पेट्रोलियम कितना है, कितना ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसका सस्टेनेबल यूज करेंगे। तो व्हाट इज सस्टेनेबल यूज? यू जस्ट यूज द प्रेजेंट। आज भी करेंगे, ऐसे नहीं अपन खाना नहीं खाएंगे 15 दिन, फिर 15 दिन तो खूब खाएंगे, ऐसा तो नहीं ना। तो हमें आज भी यूज करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है। जैसे आपसे कहा जाता है कि वाटर इज अ प्रीशियस, सो सेव द वाटर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। राजस्थान में वाटर की प्रॉब्लम रहती ना, हम बहुत पानी ढोते, लोग कार धो रहे पाइप से धो रहे, घरों को धो रहे पाइप से धो रहे। क्यों कहा जाता है कि अरे बाल्टी से धोइए? क्यों? पानी बचाने पानी के की लिए। रोक है। इसलिए बचाओ कि आज तो तुम यूज करे, बड़े एंजॉय करो, खूब वेस्ट करे हो, कल तुम्हारे बच्चों को बहुत समस्या भोगनी पड़ेगी। ठीक है ना? आपसे कहा जाता है प्लास्टिक को इस तरह से रिसाइकलिंग में डालिए, इस तरह से मिट्टी में मत डालिए, क्योंकि आज तो हम एंजॉय करें, चलो हमने वहां फेंक दिया, कल क्या होगा, वो इतना पॉल्यूशन फैला देगी कि ये अर्थ हमारे बच्चों के रहने लायक नहीं रहेगी। तो दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेयर यू जस्ट थिंक अबाउट द प्रेजेंट नीड एंड ऑल्सो द फ्यूचर जनरेशन। आप आज की बात को भी ध्यान रखते हैं और कल हमें क्या चाहिए इस पर भी विचार करते हैं। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? यस मैम। Yes. आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम थोड़ी इसमें? Nice. ओके बेटा।